दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। आज की इस वीडियो परिचर्चा में हम एक अत्यंत ही गंभीर विषय पर बात करने जा रहे हैं। आप सभी ने ये सुना होगा कि दिल्ली से सटे गुड़गांव के सेक्टर 57 में एक पिता ने अपनी ही बेटी की हत्या, एक 25 वर्षीय बिटिया की हत्या गोली मारकर कर दी। और इसके पीछे का जो कारण है, जो इकबाले जुर्म है, उसमें उस पिता ने ये कहा कि मैंने अपनी बेटी की हत्या इसलिए की क्योंकि वो रील बनाती थी, वो टेनिस एकेडमी चलाती थी, तो आसपास के लोग मुझे ताने मारते थे कि तुम बेटी की कमाई खा रहे हो। तो इस तरह की बात उभर के सामने आई। हालांकि वास्तविक सच्चाई क्या है, इन्वेस्टिगेशंस, जांच पड़ताल अभी भी जारी है। लेकिन ये जो घटना है, ये एक इकलौती घटना नहीं है। सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए ऑनर किलिंग और ऑनर किलिंग जैसी ऐसी तमाम घटनाएं हैं। तो आज इस घटना को आधार बनाते हुए हम इस विषय पर बहुत ही गंभीरता से बात करेंगे कि ऐसी घटनाएं समाज में क्यों हो रही है, इसके पीछे कौन सी मानसिकता काम कर रही है। तो सबसे पहले तो इस घटना का एक संक्षिप्त परिचय हम करते हैं, और उसके बाद इसके जो भी सामाजिक और दार्शनिक पहलू हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो घटना का एक संक्षिप्त विवरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जो तमाम मीडिया चैनल्स और न्यूज़पेपर्स की रिपोर्ट्स पर बेस्ड है। और उसके बाद हम गहराई से इस विषय में प्रवेश करेंगे। तो मुद्दा क्या है? एक 25 वर्षीय टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या का मामला। हत्यारा कौन है? उनके पिता विकास यादव। विकास यादव की आर्थिक हैसियत क्या है? तो बहुत ही समृद्ध हैं। गुड़गांव के एक पॉश कॉलोनी में उनका घर है। लाखों रुपए किराए से उनको आता है, यानी आर्थिक समृद्धि और संपन्नता बिल्कुल नहीं थी। और पूरा का पूरा परिवार पढ़ा लिखा था। अब सवाल ये है कि जब इकबाल जुर्म में एक पिता ये कहता है कि मैं किस बात से तंग आ गया था, तो अपनी बेटी के रील बनाने की आदत से, या फिर अपनी आसपास के लोग, समाज के लोग ये कह रहे हैं कि भाई तुम बेटी की कमाई खाते हो, तो इस बात पे हमें यकीन करना चाहिए कि नहीं? कुल मिला जुला के इस बिटिया के जो पिता हैं विकास यादव, इन्होंने समाज, आस पड़ोस के लोग और जो गुड़गांव हरियाणा का क्षेत्र है, यहाँ के लोगों की मानसिकता को ही कटघरे में रख दिया। आप गंभीरता से सोचो। उन्होंने कहा आसपास के लोगों ने ताने मारे और उसने हमें विवश किया कि हम अपनी बेटी की हत्या कर दें। तो सबसे पहले तो मैं इस बात की पूरी सच्चाई में विश्वास नहीं करता, क्योंकि गुड़गांव हरियाणा अब पहले जैसा नहीं रहा, काफ़ी कुछ बदल गया है। ये वही हरियाणा है जहाँ से पूरे देश में अगर हम बात करें कि स्पोर्ट्स में लड़कियाँ, गर्ल्स सबसे ज़्यादा कहाँ से आती हैं, तो हरियाणा से आती हैं। तो अब हरियाणा का समाज भी वैसा नहीं रहा। हरियाणा के गांव वाले लोग भी काफ़ी प्रगतिशील सोच वाले हैं। तो सीधे सीधे गांव वालों को या हरियाणा के ताऊ को कटघरे में खड़ा कर देना बिल्कुल ठीक नहीं है। ये हरियाणा ही है जो ये कहता है कि हमारी छोरियां छोरों से कम है के। और कई ऐसे परिवार को जानता हूँ, हरियाणा से जुड़े हुए लोग हैं, जिन्होंने अपनी बेटियों को पढ़ने की आज़ादी दी है, स्पोर्ट्स खेलने की आज़ादी दी है। अलग अलग क्षेत्र में वो लड़कियां बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं। तो किसी भी हत्यारे के लिए बड़ा आसान होता है कि कुछ व्यक्तिगत या निजी कारणों को, जो संपत्ति भी हो सकती है जिसकी तरफ हमारी मीडिया इशारा नहीं कर रही है, कि कुछ व्यक्तिगत या निजी कारणों को छुपाने के लिए समाज के कंधे पर रख के बंदूक चलाया जाए। हालांकि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि सोशल मोरालिटी, सामाजिक नैतिकता और मोरल पुलिसिंग भी आज के समय की एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो घटना का एक आयाम तो ये है। दूसरा आयाम ये है कि मीडिया चैनल्स, जो आपको पता है कि हर घटना में एक लव जिहाद ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, तो मीडिया चैनल्स ने एक लव जिहाद का एंगल भी ढूंढ निकाला कि राधिका का इमामुल कनेक्शन। तो सबसे पहले तो मैं ये कहता हूँ कि हर घटना के पीछे लव जिहाद को ढूंढना, ये बहुत ही, कह सकते हो कि निम्न मानसिकता का परिचायक है। ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं है। हालांकि धड़ल्ले से लोग ऐसा करते हैं। जब मैंने कुछ वीडियोस को देखा, उसके कमेंट्स को देखा, उसके कमेंट में एक से एक वल्गर कमेंट्स थे, और लोगों ने ये भी कहा था कि एक गोली उस जिहादी के लिए भी रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं इस पूरी की पूरी मानसिकता को कटघरे में खड़ा करता हूँ, लव जिहाद की मानसिकता को कटघरे में करता हूँ। और साथ ही साथ ये जो तमाम इस तरह के लोग हैं, मीडिया चैनल्स हैं, जो ऐसी घटना होने के बाद सब कुछ छोड़कर इसी एंगल को सुबह से शाम तक दिखाने लगते हैं, मेरा सीधा और बड़े ही स्पष्ट रूप से कहना है कि ऐसा करके आप उस बिटिया का शरीर तो पहले से ही मृत हो चुका है,
अब आप उसकी आत्मा को भी मार रहे हो। तो ऐसा मत करो। जब तक आपको इसके बारे में कोई बड़ा ही पुख्ता प्रमाण, ठोस प्रमाण न मिल जाए, तब तक आप ऐसी बातों को प्रचारित मत करो। इससे समाज में भेदभाव बढ़ता है, साथ ही साथ हमारी जो सोशल फ्रैटर्निटी है, कहीं ना कहीं इस पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो आइए इस विषय की शुरुआत करते हैं। हमारा मुद्दा इन घटनाओं से इतर कारण क्या है इस घटना के पीछे, वो कुछ दिनों में पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन का पहलू है, लेकिन इस घटना ने हमें दो बातें सोचने पे विवश किया। पहला, कि जो रील बनाने का कल्चर है, आज की जो डिजिटल पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, रील बनाने का कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो इस रील कल्चर पे भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये बात करेंगे कि सामाजिक नैतिकता किस तरह से थोपी जा रही है। आज्ञाकारिता, ओबीडियंस एक मूल्य के रूप में कितना तर्कसंगत है, इस पर भी हम बात करेंगे और तमाम ऐसे विषयों पे बात करेंगे। तो यह वीडियो आम दर्शकों के लिए तो ज्ञानवर्धक है ही है, और यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए ये वीडियो अत्यंत ही उपयोगी है। इसमें आपको ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जिनका उपयोग आप अपनी परीक्षा में भी कर सकते हैं। तो आइए इस परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। तो आज की जो डिजिटल पीढ़ी है, आज की जो जनरेशन है, ये एक डिजिटल जनरेशन है। हम सभी देख रहे हैं कि इंस्टाग्राम है, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, फेसबुक रील्स हैं। इस पर इंटरटेनमेंट या मनोरंजन की तमाम सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है, या फिर यह रील्स जो हैं ये अभिव्यक्ति, पहचान और संवाद का माध्यम बन चुके हैं? ये बात हमें समझनी है। देखिए, जो रील कल्चर है और रील्स हैं, ये एक तरह से आज के युवाओं के लिए सेल्फ एक्सप्रेशन का ही एक तरीका है। और यह आत्म अभिव्यक्ति या सेल्फ एक्सप्रेशन का जो तरीका है, ये इतना लोकप्रिय इसलिए हो गया क्योंकि इसके पीछे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन ने एक बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और सिर्फ आत्म अभिव्यक्ति, सेल्फ एक्सप्रेशन कह के भी हम इस मुद्दे को बहुत सीमित कर दे रहे हैं। ये आत्म अभिव्यक्ति से आगे बढ़कर आज रोजगार और अवसर से भी जुड़ा हुआ मामला है। आज आप देखेंगे कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन, डिजिटल ब्रांडिंग, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर कि युवाओं को रोजगार मिला है। और सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने आकर बोलना, अपना विचार प्रस्तुत करना, नृत्य या संगीत प्रस्तुत करना, ये कोई साधारण और आसान काम नहीं है। सार्वजनिक रूप से कैमरे के सामने किसी भी प्रकार का प्रदर्शन, यह आपके आत्मविश्वास को ही दिखाता है। और आपके सामने ऐसे तमाम उदाहरण हैं जो आज मतलब नेशनल ब्रांड्स, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में देख लीजिए, ग्लोबल ब्रांड्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तमाम ऐसी पर्सनैलिटीज़ हैं जो आपको दिखेंगी कि इन्हीं रील्स के थ्रू कई सारे लोगों ने बहुत सफल व्यवसाय खड़ा कर दिया। चाहे वो अपैरल क्लॉथ के क्षेत्र में हो, चाहे वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो। आप एजुकेशन में देख लो, सिविल सेवा की तैयारी, या फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर्स को देख लो, ये आप स्पिरिचुअल लीडर्स को भी देख लो। मथुरा में बहुत सारे ऐसे स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। तमाम ऐसे लोगों ने रील के माध्यम से ही अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि अर्जित की है। तो ये रील बनाना आज हमारे डिजिटल एज में एक नेसेसिटी भी हो चुकी है, अनिवार्यता भी हो चुकी है और आवश्यकता भी हो चुकी है, क्योंकि इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट्स को सामने, दो लोगों के सामने ला रहे हैं। और प्रचार प्रसार का जो पुराना माध्यम है, कहीं ना कहीं वो फीका पड़ चुका है। और इस तरह से हम अपने व्यवसाय को, व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये बात भी उतनी ही सच है कि कई बार युवा ऐसी रील बना रहे हैं या धड़ल्ले से ऐसे कंटेंट बना रहे हैं जो काफ़ी उत्तेजक है और काफ़ी फूहड़ किस्म के कंटेंट हैं। और ये उत्तेजक और फूहड़ किस्म के कंटेंट हमारे समाज में नकारात्मक प्रभाव भी डाल रहा है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि ये जो रील कल्चर है, इस रील कल्चर के प्रभाव में आकर आज जो वास्तविक जीवन शैली है, उससे अलग हट के लोग क्यूरेटेड जीवन शैली या नकली जीवन शैली की तरफ भी बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारा जीवन आभासी, वर्चुअल होता चला जाता है। हम एक कमरे में बंद रह के कैमरे के सामने
ही अपने आप को अभिव्यक्त करते रहते हैं, फिर समाज के साथ हमारा जो जुड़ाव होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। और ये धीरे धीरे इतना कम हो जाता है कि व्यक्ति समाज के लोगों से मिलना जुलना, उनके बीच में जाना पसंद नहीं करता। और ये बहुत ही ग्रेजुअल तरीके से होता है, इसको आप समझ नहीं पाएंगे। और जब ये अपना असर दिखाता है उस समय इंसान डिप्रेशन में जा चुका है तो होता है, तनावग्रस्त हो चुका होता है। तो ये जो आभासी दुनिया है, वर्चुअल वर्ल्ड है, ये युवाओं को तनाव और अवसाद में लाती है। और तनाव और अवसाद में आने के बाद तमाम ऐसे युवा हैं जो अपनी जीवन लीला को भी समाप्त कर लेते हैं। कुछ दिनों पहले तो एक घटना ये हुई कि कोई इन्फ्लुएंसर थी, कोई बच्ची थी, तो उसके फॉलोअर्स तेजी से घटने लगे और इस तनाव में आकर उसने क्या किया, सुसाइड कर लिया। यानी कि देखिए, फुहड़ता और अश्लीलता ये एक चिंताजनक विषय तो है ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ युवाओं में जो डिप्रेशन, जो अकेलेपन की तरफ जाना, डिप्रेशन की तरफ जाना, या आभासी दुनिया को ही वास्तविक दुनिया समझ जाना, ये सारी समस्याएं जो आ रही हैं, कहीं ना कहीं ये समस्याएं बड़ी ही कह सकते हैं कि हमारे समाज के लिए बहुत ही गंभीर हैं। तो रील बनाना कोई समस्या नहीं है, या रील बनाना कोई ऐसा नहीं है कि रील बनाना ये इतनी बुरी चीज़ है, या रील बनाना ऐसा, अगर आपके घर में बच्चे कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि उन्होंने आपके परिवार के मूल्य और प्रतिष्ठा को ही खतरे में डाल दिया। रील बनाना समस्या नहीं है, लेकिन रील बनाते हुए जब हम सामाजिक नैतिकता, मर्यादा और सामाजिक मूल्यों से कट जाते हैं और अपने जीवन को हम एक आभासी दुनिया में लेके चले जाते हैं, तो समस्या ये है। तो नई पीढ़ी रील बनाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लोकप्रियता की दौड़ में शामिल हो जाए, इसमें भी कोई बुराई ना है। लेकिन नई पीढ़ी को चाहिए कि लोकप्रियता की दौड़ में शामिल होते हुए, रील बनाते हुए भी अपने मूल्यों को ना खोए। और गार्जियंस को भी चाहिए, पुरानी पीढ़ी को भी ये चाहिए, क्योंकि देखिए, पीढ़ीगत अंतर, जनरेशनल चेंजेस तो होते ही हैं। और शायद हमारी पीढ़ी ने, इस पीढ़ी ने 10-20 सालों में जो परिवर्तन देखा है, शायद ही किसी पीढ़ी ने इतने ज़्यादा परिवर्तनों को महसूस किया हो। तो पुरानी पीढ़ी को भी चाहिए कि जब कोई ऐसी समस्या है तो अपने बच्चों को डांटने फटकारने की जगह समझा बुझाकर अपने साथ लेकर चलें। यानी कि इनोवेशन को अगर हम वैल्यू बेस्ड सिस्टम के साथ जोड़ दें, इस नवाचार को, इस टेक्नोलॉजी को अगर हम वैल्यू बेस्ड सिस्टम के साथ जोड़ दें, तो शायद ये एक बहुत ही बेहतर और प्रभावी कदम हो सकता है। अब जो रील बनाने से जो चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, ये चुनौतियां ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में हुई हैं। ये चुनौतियां हिंदुस्तान के बाहर भी हैं, और हिंदुस्तान के बाहर, जैसे मेरा कहना है कि ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर ये चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं। तो वैश्विक स्तर पर ये चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा मार्क जुकरबर्ग का। और 2024 में फरवरी की ये घटना है, जब अमेरिका की सीनेट जुडिशरी कमिटी ने कई सारी ऐसी कंपनीज के सीईओ को बुलाया। और अमेरिका की वो जो सीनेट जुडिशरी कमिटी है, उसके सामने जो मेटा के सीईओ हैं मार्क जुकरबर्ग, इन्होंने माफ़ी भी मांगी। तो ये जो विषय था अमेरिका में, जो सुनवाई चल रही थी, उस विषय का नाम था बिग टेक एंड द ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन क्राइसिस। और यहाँ पे जो बड़ी टेक कंपनियां हैं, उनके सभी सीईओज को बुलाया गया और उनसे ये पूछा गया कि बच्चों के सामने आज जो ऑनलाइन थ्रेट्स हैं, ऑनलाइन थ्रेट्स में जैसे एक सेक्सुअल प्रीडेटर्स की हम बात करते हैं, सेक्सटॉर्शन की बात करते हैं, जो इससे जुड़े हुए मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं, या फिर जो सुसाइडल और हार्मफुल कंटेंट हैं, इनसे बचाने के लिए आपकी कंपनी क्या कर रही है, और अब तक इस मामले में आपकी कंपनी ने लापरवाही क्यों बरती। इस वजह से हजारों लाखों बच्चों की जान चली गई। ये लाइन जो मैंने लिखा है, तुम्हारे हाथों पर खून है और तुम्हारा प्रोडक्ट लोगों को मार रहा है, इस कमिटी ने मार्क जुकरबर्ग से कहा। मार्क जुकरबर्ग ने इसके लिए माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव ऑल बीन थ्रू। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। टिकटॉक के सीईओ वहाँ मौजूद थे। उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी
आने वाले समय में लगभग $2 बिलियन खर्च करने जा रही है, और 40,000 से ज़्यादा हमारे प्रोफेशनल्स इसी काम में लगे हैं कि बच्चों को इन थ्रेट्स से क्या किया जा सके, बचाया जा सके। वहाँ ट्विटर के सीईओ भी थे, स्नैप के भी सीईओ थे, डिस्कॉर्ड के भी सीईओ थे, तमाम सीईओज वहाँ हैं। मार्क जुकरबर्ग से कहा गया कि यू हैव ब्लड ऑन योर हैंड्स, आपके प्रोडक्ट की वजह से लोगों की जान जा रही है। लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने माफ़ी तो मांगी, लेकिन उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया युवाओं की मेंटल हेल्थ पे असर डाल रहा है, मैं ये नहीं मानता। तो एक बड़ा ही गंभीर विषय हो गया कि क्या सोशल मीडिया युवाओं की मेंटल हेल्थ पे असर डाल रहा है। हम सब ने देखा है, हर माता पिता ने देखा है कि सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, धीरे धीरे किस तरह से यह हमारी बच्चों के मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। लेकिन मार्क जुकरबर्ग ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि 2016 से ही हम इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और हमारी कंपनी में ऑनलाइन सेफ्टी के लिए 40,000 से ज़्यादा प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं। $20 बिलियन से ज़्यादा हम इस सुरक्षा पे खर्च कर चुके हैं, है ना। यानी इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अब अनजान लोग चाह कर भी किसी को डायरेक्ट मैसेज नहीं भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक ने सेल्फ हार्म, सुसाइडल या ईटिंग डिसऑर्डर जैसी तमाम जो भी संवेदनशील मुद्दे हैं, इन पर ज़्यादा कंट्रोल लगाया है। और जो इंटरनल रिपोर्ट्स हैं फेसबुक और इंस्टा की, वो भी बताती है कि मतलब ठीक है, मतलब ये काम तो हुए, लेकिन हाँ, कई ऐसे सुझाव हैं सेफ्टी पर जिनको अगर इम्प्लीमेंट किया जाता तो ये सेफ्टी मैकेनिज्म और बेहतर हो सकती है। तो कहीं ना कहीं उसको नकारा गया। तो अब सवाल ये है कि आखिर कौन जिम्मेदार होगा और किस तरह से इस ऑनलाइन सेफ्टी को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तमाम इस तरह की अड़चन है, ग्लोबल लेवल पे भी है और हमारे इंडिया में भी तमाम इस तरह के अड़चने हैं, और रूल्स, लॉज और लेजिस्लेशंस को लेके तमाम बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं जिन पे अभी हम काम कर रहे हैं, और उन पर हमें गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि यह एक गंभीर समस्या है रील बनाना। इसीलिए पहले मैंने आपसे ये कहा कि पहले हम किस विषय पे बात करेंगे, रील बनाने पे। लेकिन हमारे देश में रील बनाना, ये कल्चर तो प्रमोट हुआ, लेकिन इस कल्चर के प्रमोट होने के साथ ही एक सोशल मोरालिटी, सामाजिक नैतिकता और मोरल पुलिसिंग, ये एक दूसरा मुद्दा है जो इसके साथ ही साथ उभर के सामने आ गया। तो हमें उस बात को समझना है कि समाज को आज ऐसी लड़कियां क्यों पसंद नहीं आती। जैसे एक कविता के माध्यम से, कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं इस बात को, इस भाव को आपके सामने रखना चाहूँगा, और फिर हम इस विषय पे और अंदर जाकर और गौर गहराई से प्रवेश करके बात करेंगे कि रील बनाती हुई लड़कियां, सिगरेट पीती हुई लड़कियां, मिनी स्कर्ट पहनी हुई लड़कियां, खिलखिलाती हुई लड़कियां, उल्लास में खुलकर नाचती हुई लड़कियां, गाती लड़कियां, अपनी पसंद बताती लड़कियां, नो मीन्स नो, ना मतलब ना कहती लड़कियां, पसंद कहाँ आ रही हैं इस जग को, आजकल रात भर जागकर अपने सपने ढूंढती लड़कियां। तो एक बहुत बड़ा मोरल चैलेंज, नैतिक चुनौती हम सबके सामने है, और ये नैतिक चुनौती इस बात से जुड़ी हुई है कि रील बनाना हमारे समाज में, समाज का एक वर्ग ऐसा है जो ये मानने लगा है कि रील बनाना क्या है, एक आपराधिक कृत्य है। शायद कहीं ना कहीं यही वो मानसिकता रही होगी जिसकी वजह से एक पिता ने गुड़गांव में अपनी बेटी राधिका यादव को गोली मार दी, क्योंकि उसकी नज़र में रील बनाना क्या था, एक आपराधिक कृत्य था। यानी कि हमारे समाज में नैतिकता किस तरह से डिफॉर्म हो चुकी है, विकृत हो चुकी है। हमारा समाज आज, समाज में रहने वाले जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो अपने बच्चों से एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षाएं क्या रखते हैं। एज ए गार्जियन आपकी, आपके बच्चे से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या अपेक्षा है। अत्यधिक आज्ञाकारिता, एक्सेसिव ओबीडियंस। आप चाहते हैं कि आपके जो भी बेटे बेटी हैं, जो भी आपके परिवार में बच्चे हैं,
वो आपकी हर बात को ठीक वैसे ही माने जैसा आप कह रहे हैं। यानी इसने फिर हमारे सामने एक चुनौती खड़ी कर दी कि भाई, अगर समाज देखो, बच्चों से आज्ञाकारिता की उम्मीद करना यह एक एक्सटर्नल फैक्टर है और बाह्य कारक है। अत्यधिक आज्ञाकारिता की एक्सपेक्टेशन, एक्सेसिव ओबीडियंस की एक्सपेक्टेशन या अपेक्षा, ये भी क्या है, बाह्य कारक है। यानी कि आज जब हमारे देश को आज़ाद हुए 1947 के बाद से हम आज़ाद हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे अधिकारों की रक्षा कर रहा है। 18 वर्ष की उम्र में व्यक्ति यह तय करने के लिए माना जाता है कि वो इतना बौद्धिक हो चुका है कि वो सांसद का, विधायक का, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, है ना, राजनीतिक विषयों पे महत्वपूर्ण निर्णय ले सकता है। तो क्या वो अपने जीवन से जुड़े हुए मामलों पे निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है? यानी कि एक तरफ हमारी व्यक्तिगत स्वायत्तता है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी है, और दूसरी तरफ एक मूल्य है जिसको हम सोशल मोरालिटी के नाम से जानते हैं, सामाजिक नैतिकता के नाम से जानते हैं। तो ये बात हमें समझनी है कि सामाजिक नैतिकता वर्सेस व्यक्तिगत स्वायत्तता, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ये मुद्दा क्या है और इस केस से कैसे जुड़ा हुआ है। जैसे सामाजिक नैतिकता, सोशल मोरालिटी क्या है, इस केस से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर हम राधिका यादव के पिता की बात माने, जो मैंने कहा कि मामला अभी इन्वेस्टिगेशन में, लेकिन फिर भी हम एक सिनेरियो मान लेते हैं कि अगर उनके पिता की बात माने तो पिता और गांव वालों का ऑब्जेक्शन, उनकी आपत्ति किस बात पर थी कि रील बनाना अशोभनीय है, सही नहीं है। यानी कि ये जो समाज की आसपास आसपास के मतलब अड़ोसी पड़ोसी जो भी हैं, इनकी ये जो अपेक्षा है, इनकी जो एक्सपेक्टेशन है, ये क्या दिखला रही है, सामाजिक नैतिकता, सोशल मोरालिटी। और अनेकों बार ऐसा होता है कि जो सोशल मोरालिटी होती है, सामाजिक नैतिकता होती है, यह हमारे व्यक्तिगत अधिकारों, इंडिविजुअल राइट्स के खिलाफ जाके खड़ी हो जाती है। मैं किसी और की बात क्यों करूं, मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की ही बात करता हूं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने सोशल मोरालिटी जैसी चीज़ों को सिरे से खारिज कर दिया। अच्छा बताओ, अम्बेडकर जिस दौर में थे, अगर वो सोशल मोरालिटी, सामाजिक नैतिकता को ही स्वीकार कर लेते, तो उस समय की सामाजिक नैतिकता क्या थी कि समाज में एक वर्ग को आप अछूत मानेंगे, समाज में एक वर्ग के साथ आप जातिगत भेदभाव करेंगे, आपका हिंदू समाज कई टुकड़ों में बटा होगा, ये तो सामाजिक नैतिकता थी। हम मानते हैं कि वास्तविक मूल्य सिद्धांत कुछ और रहे थे, ये विकृति ही थी, लेकिन उस समय की तो सामाजिक नैतिकता थी ना, जिस समय अंबेडकर जी रहे थे। और अंबेडकर को भी इस सामाजिक नैतिकता, छुआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ा था। तो अंबेडकर अगर उस सामाजिक नैतिकता के मूल्य को ही स्वीकार कर लेते, तो क्या अंबेडकर एक क्रांति के प्रतीक बन पाते? नहीं। तो अंबेडकर ने साफ साफ कहा कि जो सामाजिक नैतिकता होती है, सोशल मोरालिटी होती है, यह व्यक्ति के व्यक्तित्व में के विकास में बाधक बनती है, जो हमारी पर्सनैलिटी है। देखो, एक स्वतंत्र और सभ्य समाज का मतलब ही होता है कि हम अपने व्यक्तित्व को, हम अपने तरीके से, जिस तरीके से हम चाहें, हम ढाल सकें और इसमें कोई भी बाधा ना हो, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं हो। तो अम्बेडकर ने कहा कि सामाजिक नैतिकता क्या करेगी, व्यक्ति के व्यक्तिगत विकास को रोकने में बाधक बनेगी। यानी कि समाज के एक वर्ग पर जिस पर आप प्रतिबंध आरोपित कर देंगे, रेस्ट्रिक्शंस लगा लेंगे, उसकी उसके व्यक्तित्व में जो पोटेंशियल है, जो क्षमता है, वो उस कभी भी क्षमता को रियलाइज नहीं कर पाएगा। तो सामाजिक नैतिकता को अम्बेडकर ने गलत माना, और इस केस में भी अगर आसपास के लोग या पिता, उनका ये मानना है कि रील बनाना गलत है और इस वजह से उन्होंने हत्या कर दिया, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ सामाजिक नैतिकता व्यक्तिगत स्वतंत्रता या स्वायत्तता के विरोध में आकर खड़ी हो गई है, जो क्या है, गलत है। वहीं दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि आज हमारा जो समाज है, हमारे समाज की अपेक्षा क्या है, आज्ञाकारिता की मैं बात कर रहा हूँ, ओबीडियंस की बात कर रहा हूँ। आज हमारे समाज की अपेक्षा ये है कि बच्चा बिना सवाल किए माता पिता के हर आदेश का पालन करे, बिना सवाल किए। बिना सवाल किए आप अपने बच्चे से आज्ञाकारी बनने की अपेक्षा कर रहे हैं। तो आप बताओ कि आप बच्चे की जो परवरिश कर रहे हैं, आप बेसिकली एक भविष्य के लिए बेहतर नागरिक नहीं तैयार कर रहे हैं,
आप अपने बच्चे को बहुत ही प्रतिभावान नहीं बना रहे हैं, बल्कि आप अपने घर में एक मानसिक गुलाम को तैयार कर रहे हैं। आप बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि वो सामाजिक मर्यादा के नाम पर चुप रह जाए। आप बच्चे से ये उम्मीद करते हैं कि वो अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का दमन करे बचपन से ही। वो अपनी बात रखता है तो आप क्या करते हैं, उसका पैर पकड़ के उल्टा लटका देते हैं। ये उसकी आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है इस समाज में। ये यही तो संदेश देना है। जब बच्चे अपने यंगर एजेस में होते हैं, चाइल्डहुड स्टेज में होते हैं, उस समय, अब तो ये चीज़ें काफ़ी कम हो चुकी थी। पुराने ज़माने में विद्यालयों में बच्चों के साथ शिक्षक मारपीट करते थे, घर में माता पिता मारपीट करते थे। तो उनको इस मारपीट, ये हिंसा और इस दमन से क्या सिखाया गया कि भाई आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। यानी उन बच्चों के अंदर जो आत्मनिर्माण की संभावना हो सकती थी, आपने उस आत्मनिर्माण की संभावना को पूरी तरह से कुचल दिया। गांधी का हम एग्जाम्पल ले लेते। गांधी का एक कोटेशन है। गांधी कहते हैं कि जब आपकी अंतरात्मा की आवाज, या जब नैतिक नियम और राज्य के नियम दोनों संघर्ष की स्थिति में हो, तो हमें किसका साथ देना चाहिए? नैतिक नियम का। Gandhi says it that when moral law and the law of the state both are in conflict with each other, so we should go with the moral law. हमें नैतिक नियम के साथ जाने चाहिए। और नैतिक नियम में भी गांधी किस चीज़ की बात करते हैं? अंतरात्मा की आवाज़ की बात करते हैं, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस की बात करते हैं। गांधी का कहना है कि आपकी अंतरात्मा की आवाज़ और दूसरी तरफ बहुमत की आवाज़, वॉइस ऑफ मेजॉरिटी, लॉ ऑफ मेजॉरिटी, और एक तरफ आपकी अंतरात्मा की आवाज़, तो दोनों में से आपको किसका चयन करना चाहिए? तो गांधी का उत्तर है कि आपको आपकी अंतरात्मा की आवाज़ का चयन करना चाहिए। भीड़ अगर किसी बात को कह रही है, लेकिन आपका मन कह रहा है कि भीड़ जो चल रही है, भीड़ जो बात कह रही है, ये बात नैतिक नहीं है, तो मैं अकेले खड़ा रह के भी इन चीज़ों का विरोध कर सकता हूं, तो आपको खुल के विरोध करना चाहिए। और अगर गांधी के विचार ऐसे नहीं होते, तो आपको क्या लगता है, आज क्या गांधी फादर ऑफ द नेशन होते? नहीं। तो देखो, बच्चों के मस्तिष्क में, युवाओं के मस्तिष्क में जब आप इस बात को बिठा दोगे कि आपकी जो खुद की इंडिविजुअल ओपिनियन है, आपकी जो फ्रीडम है, इसका कोई मूल्य नहीं है, तो फिर वो समाज में एक बहुत ही सक्षम व्यक्ति नहीं बन पाएगा। अगर गांव वाले या परिवार के लोग इज्जत के नाम पर, ऑनर के नाम पे, प्रतिष्ठा के नाम पे, ऑनर बेस्ड मोरालिटी के नाम पे हिंसा या वायलेंस को उचित ठहरा दे रहे हैं, अगर इस बिटिया की हत्या को उचित ठहरा दे रहे हैं, तो ये तो फिर महिलाओं की जो स्वतंत्रता है उसके खिलाफ चला जाता है। तो एक पिता जिसे नैतिक रूप से अपनी संतान का मार्गदर्शन करना चाहिए, जैसे इसके पहले की एक वीडियो मैंने बनाई है, निर्मात्र। तो देखो, पेरेंट्स को भी निर्मात्र के भाव में होना चाहिए। आप यूट्यूब पे इस वीडियो को देख सकते हैं। पेरेंट्स को भी निर्मात्र के भाव में होना चाहिए। देखो, बच्चे जब 2, 4, 5 साल की अवस्था में होते हैं तो आप उन पे नियंत्रण रखते हैं, लेकिन बच्चे जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं, उनकी विवेक और बुद्धि बढ़ने लगती है, तो धीरे धीरे माता पिता को, ठीक है, बच्चों से कब दूरी बनानी है, कितनी दूरी बनानी है, बच्चों को कितनी स्वतंत्रता देनी है, इन सब बातों की गहराई से समझ होनी ज़रूरी है। तो आज पेरेंटिंग को लेकर बहुत ही बड़ी नैतिक समस्या है, मोरल चैलेंज है। तो एक पिता जिसको अपने बटिया का नैतिक मार्गदर्शक होना चाहिए, वो आज समाज में उदाहरण बन गया कि आज समाज में नैतिकता का पतन कैसे होता चला जा रहा है, मोरालिटी डिक्लाइन कैसे होती चली जा रही है, इस चीज का उदाहरण बन गया। क्यों ऐसा हुआ? वाकई ये सोचने का विषय है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो? तो राधिका की हत्या ऐसा नहीं है कि ये कोई इकलौती घटना है या किसी एक बेटी का हत्या है, नहीं। ये हत्या है एक स्वतंत्र सोच की, ये हत्या है स्त्री सशक्तिकरण की, ये हत्या है आज के जो यंग बॉयज़ हैं, गर्ल्स हैं, युवा पीढ़ी जो है, उसकी जो एस्पिरेशंस हैं, उसकी जो आकांक्षाएं हैं, इनकी हत्या है। तो हमें ऐसा समाज बनाने की ज़रूरत है जहाँ पर हम आज्ञाकारिता की जगह किन मूल्यों को प्रोत्साहित करें, किन वैल्यूज़ को आगे बढ़ाने की बात करें। तो संवाद, डायलॉग्स बच्चों के साथ, सहमति। अगर बच्चा आपकी किसी बात से असहमत है तो सम्मानपूर्वक उसकी असहमति को भी स्थान मिलना चाहिए। तो वाद विवाद संवाद ये बहुत ज़रूरी है।
सामाजिक अपेक्षाएं जब बहुत ही रूढ़ हो जाती हैं हमारे समाज में, ऑर्थोडॉक्स हो जाती हैं हमारे समाज में, तो ये हमारे समाज को विकृत ही करती हैं, डिस्ट्रक्ट ही करती हैं। ये बात तो चलिए ठीक है, मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं, मेरे अलावा और भी तमाम ऐसे लोग हैं जो बात मैं कह रहा हूँ इन विचारों से मिलते जुलते उनके विचार हैं। जैसे आपने सुंदर पिच्चई की नाम सुना होगा, बड़ी हैसियत है। सुंदर पिच्चई ने क्या कहा, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, कि मुझे नहीं लगता कि बच्चों को जबरदस्ती आज्ञाकारी बनाना ठीक है। बच्चों को सोचने, सवाल करने और खुद से सीखने की आज़ादी मिलनी चाहिए, और यही आज़ादी आगे चलकर उन्हें एक बेहतर इंसान बनाता है, उन्हें एक बेहतर लीडर बनाता है। ये बात खुद सुंदर पिचाई ने कही। तो देखो, जब आपको उदाहरण देना होता है तो आप तो सुंदर पिचाई का उदाहरण देते हो कि इंडियन ओरिजिन, उसने देश में पूरे वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान का नाम ऊंचा किया। लेकिन क्यों ऊंचा किया? उसकी पर्सनालिटी इतनी डायनेमिक, इतनी गत्यात्मक कैसे हो गई? इतना बड़ा नेतृत्व करता, इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा लीडर वो कैसे बन पाया? वो खुद कह रहा है कि बच्चों को जबरदस्ती आज्ञाकारी होना कहीं ना कहीं उनके मतलब नेतृत्व कौशल को बचपन में ही सप्रेस कर देता है। वो अच्छे लीडर कभी नहीं बन पाते। ये सिर्फ सुंदर पिच्चई की बात नहीं है, इसके अलावा भी तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये बात कही है। जैसे ओशो। ओशो भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। ओशो ने क्या कहा? ओशो ने कहा कि विद्रोही ही सृजनशील होता है। जब ओशो ये कहते हैं कि विद्रोही ही सृजनशील होता है, इसका मतलब क्या है? ओशो कहना चाहते हैं कि हमारे समाज में जितने भी बड़े बदलाव हैं, चाहे वो समाज सुधार के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, सारे के सारे जो सारी जो प्रगति है वो विद्रोही लोगों ने ही की है, विद्रोही आत्माओं ने ही की है। जो आज्ञाकारी लोग होते हैं इस समाज में, जिनमें एक्सेसिव ओबीडियंस होता है, आज्ञाकारिता होती है, वो तो बनी बनाई परंपरा को दोहराते रहते हैं। वो नया सृजन कभी नहीं कर पाते, नया क्रिएट कभी नहीं कर पाते। तो राधिका का रील बनाना क्या था? ये एक रचनात्मक विद्रोह था। या कोई भी बच्चा जो रील बना रहा है और उसके पेरेंट्स को लगता है कि रील बनाना अच्छा नहीं है, तो उस बच्चे का एक रचनात्मक विद्रोह है जो समाज के ठहराव के विरुद्ध एक स्वर है। आमतौर पे हम क्या मानते हैं कि आज्ञाकारी पुत्र होना ठीक है, लेकिन आज्ञाकारी पुत्र होना ठीक नहीं है। अभी मैंने बताया कि विद्रोही व्यक्ति क्या होता है? विद्रोही व्यक्ति सृजनात्मक होता है, क्रिएटिव होता है। और दुनिया में जितने भी क्रिएशंस हुए हैं, जितने भी सृजन हुए हैं, वो विद्रोही व्यक्तियों ने ही किए हैं। आज्ञाकारी व्यक्ति क्या करेगा? आज्ञाकारी व्यक्ति बिना कोई सवाल किए जो भी परंपराएं हैं, जो भी रीति रिवाज है, जो भी परिवार के आदेश हैं, इनका पालन करता जाएगा। तो ऐसा आज्ञाकारी व्यक्ति या आज्ञाकारी पुत्र या आज्ञाकारी पुत्री परिवार के ढांचे में तो फिट हो जाता है, समाज के ढांचे में तो फिट हो जाता है, लेकिन हमेशा स्वतंत्र सोच से वंचित रह जाता है। तो आज्ञाकारिता का मतलब है सोचने की क्षमता का दमन। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज्ञा बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब मैं विद्रोही शब्द का यूज कर रहा हूं तो यहाँ पे कोई नकारात्मक बात नहीं है। विद्रोही का मतलब मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो स्थापित विचारों, रूढ़ियों और परंपराओं को क्वेश्चन करता है, उनको इवैल्यूएट करता है, उनका एनालिसिस करता है। वो आंख मूंद कर स्वीकार नहीं करता, खोजता है, सोचता है, समझता है। हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी परीक्षा है, जिसको आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन कहते हो, पॉपुलरली लोकप्रिय तौर से आप यूपीएससी की परीक्षा या आईएएस की परीक्षा कह देते हैं, उस परीक्षा में जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न कैसे होते हैं? उस प्रश्न में आप देखिएगा, बच्चों, अगर आप तैयारी करने वाले बच्चे आपके संपर्क में होंगे तो आप देखिएगा, जब भी बच्चों से प्रश्न पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में, तो उस प्रश्न के आगे लिखा होता है कि क्रिटिकली एनालिसिस, क्रिटिकली इवेलुएट, है ना? क्रिटिकल एनालिसिस यानी इस देश की सबसे बड़ी परीक्षा में, इस देश की सबसे बड़ी नौकरी में जो लोग जा रहे हैं, उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो क्या हो? क्रिटिकल हो,
और क्रिटिकल का मतलब क्या है कि जो आंख मूंद कर किसी बात को स्वीकार नहीं करता, वो खोजता है, सोचता है, समझता है। कांस्टेबल के एग्जाम में क्रिटिकल इवेल्युएशन कभी नहीं पूछा जाता। कांस्टेबल के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो आपको टिक लगाना होता है, ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। क्योंकि एक कांस्टेबल को क्या करना होता है? अत्यधिक आज्ञा पालन। आपको जो ऑर्डर्स मिले, जो आदेश मिले, उनको पालन करना है। लेकिन एक सिविल सर्वेंट, एक आईएएस, आईपीएस, एक ब्यूरोक्रेट से ये अपेक्षा नहीं होती। जैसे आमतौर पे लोग क्या कहते हैं? यस बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट। तो गवर्नमेंट सर्वेंट में जो सिविल सर्वेंट है, अगर उसके अंदर ये भाव आ गया कि बॉस इज ऑलवेज राइट, तो वो सिविल सर्वेंट नहीं है, वो सिर्फ सर्वेंट है। फिर सिविल सर्वेंट को मोरल करेज के साथ जो आपके पॉलिटिकल बॉसेस हैं, अगर आपको कुछ गलत करने के लिए कह रहे हैं, तो आपके पास इतनी ऑटोनॉमी होती है कि आप चाहो तो वो गलत काम ना करो और आप अपनी इंटीग्रिटी को क्या कर सकते हो? बनाए रख सकते हो। हाँ, इसके मतलब नकारात्मक असर आपके करियर पे पड़ सकते हैं, बट फिर भी आपके पास इतनी ऑटोनॉमी होती है। इसीलिए जो यूपीएससी की परीक्षा है और इससे जो होने वाला चयन है, उन पदों का इतना ज़्यादा महत्व है कि यहाँ पर हम अपनी इंटीग्रिटी या सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए बहुत प्रभावी ढंग से काम कर सकते हैं। इसलिए सिविल सेवा की नौकरियां दूसरी अन्य नौकरियों से बिल्कुल अलग है। दूसरी बात है कि क्रिएटिविटी, जो मैंने कहा कि जो विद्रोही है, जो आज्ञाकारी, मतलब यहाँ पे बिल्कुल आज्ञाकारी को आप नेगेटिव सेंस में मत ले जाइएगा, और ऐसा नहीं कि ये लेक्चर देखने के बाद आप माँ बाप का कहना मानना छोड़ दें, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि कहीं पे अगर आपसे कोई ऐसी बात कही जा रही है जो तार्किक ढंग से सही नहीं है, तो आपको प्रश्न पूछना चाहिए। और क्रिएटिविटी कैसे संभव है, सृजनात्मकता कैसे संभव है? इस समाज में सृजनात्मकता या क्रिएटिविटी तभी संभव है जब हम पुराने ढांचे को तोड़ें और नई दिशा में सोचने का साहस रखें। आप इतिहास में तमाम ऐसे उदाहरण पढ़े हैं, आप उठा के देख सकते हैं। चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, चाहे वो समाज सुधार के क्षेत्र में हो, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो, हर क्षेत्र में जितने भी बड़े नाम हैं, जितने भी बड़े इन्वेंशंस हैं, डिस्कवरीज हैं, खोज हैं, क्रांतियां हैं, आंदोलन हैं, सारे के सारे आंदोलन, सारे के सारे खोज अधिकतर विद्रोही लोगों ने ही किए हैं। आप गैलीलियो की बात कर लो, या फिर न्यूटन की बात कर लो, गुरु नानक की बात कर लो, कबीर की बात कर लो, गांधी की बात कर लो, विवेकानंद की बात कर लो, सर सैयद अहमद खान की बात कर लो। ये सारे के सारे लोग क्या थे? ये सारे लोग विद्रोही ही थे, जो सृजनात्मक भी थे। इन्होंने हमारी दुनिया को, हमारे देश को बहुत कुछ दिया। अगर इन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनी होती, वॉइस ऑफ कॉन्सेंस को नहीं सुना होता, और समाज इनसे जो अपेक्षा रखता था, अंबेडकर, समाज इनसे जो अपेक्षा रखता हो, अगर उस सोशल मोरालिटी या समाज की अपेक्षाओं के अनुरूप ही चलते, तो आज हम उनको अपने करिकुलम में, अपने सिलेबस में पढ़ नहीं रहे होते। तो समाज को सिर्फ पालन करता नहीं चाहिए, हाँ पालन करता, ओबीडियंट लोगों की ज़रूरत है, लेकिन समाज को ज़रूरत है चिंतक की, आविष्कारक की, दार्शनिक की। समाज को ज़रूरत है ऐसे बेटों की, ऐसे पुत्र की जो अपने पिता का अंधानुकरण ना करें, बल्कि ज़रूरत पड़े तो अपने विवेक से निर्णय लें। समाज को ज़रूरत है ऐसे नागरिकों की जो ज़रूरत पड़ने पर सत्ता से प्रश्न पूछ सकें, जो ज़रूरत पड़े तो धर्म और रूढ़िवादिता को अगर हमारे समाज में बढ़ावा दिया जा रहा है तो इस पे सवाल कर सकें। अगर परंपराएं लोगों की व्यक्तिगत स्वायत्तता के साथ संघर्ष की स्थिति में है, तो उन परंपराओं को भी क्वेश्चन कर सके, नई दृष्टिकोण से, नई दृष्टि से देखें और समाज को एक बेहतर जगह बनाए। सिविल सर्वेंट से भी यही अपेक्षा है कि वो यस बॉस, यस बॉस, बॉस इज ऑलवेज राइट के भाव से निकलकर नैतिक साहस रखते हुए, जब उनको ऐसा लगे कि संस्था व्यवस्था में कुछ अनुचित हो रहा है, तो मोरल करेज के साथ, नैतिक साहस के साथ वो अपनी बात रख सके। तब जाके हम एक ऐसा समाज बना पाएंगे जिस समाज में संवाद के लिए, डायलॉग्स के लिए जगह होगी, जिस समाज में दूसरों की सहमति के लिए जगह होगी, जिस समाज में सम्मानपूर्ण असहमति को जगह मिलेगी, तो वो समाज हम तब बना पाएंगे। और ऐसा समाज बनाने की प्रक्रिया बहुत लंबे समय से चली आ रही है, हजारों साल से। 600 300 बीसी में प्राचीन भारत में
बौद्ध धर्म और जैन धर्म ने क्या किया, ऐसा ही समाज बनाने की कोशिश की थी। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने ऐसा ही समाज बनाने की कोशिश की थी। 19वीं 20वीं सदी में होने वाले सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने भी ऐसा ही समाज बनाने की कोशिश की थी। ये भाव जो है, जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, समय समय पे अलग अलग कवियों की कविताओं में भी प्रकट होता है। जैसे जो लोग जैनियों से जुड़े हुए हैं, नहीं भी जुड़े हुए हैं, जो साहित्य जगत से जुड़े हुए हैं, उन्होंने रमाशंकर विद्रोही का नाम जरूर सुना होगा। तो रमाशंकर विद्रोही की एक कविता, उसकी कुछ पंक्तियां बड़ी ही प्रसिद्ध थी। मैं उन पंक्तियों को आपके साथ डिस्कस करूंगा और हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि क्या प्रेम का आधार सिर्फ और सिर्फ सुंदरता हो सकता है? क्या प्रेम का आधार सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत आकर्षण हो सकता है? क्या प्रेम सिर्फ व्यक्तिगत हो सकता है, या प्रेम में भी क्रांति के तत्व हो सकते हैं? जैसे इस कविता, जो प्रसिद्ध कविता है, इसकी पंक्तियां स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही हैं। पंक्तियां क्या हैं कि मैं तुम्हें इसलिए प्यार नहीं करता कि तुम बहुत सुंदर हो और मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें इसलिए प्यार नहीं करता कि तुम बहुत सुंदर हो और बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुम्हें इसलिए प्यार करता हूं कि जब मैं तुम्हें देखता हूं तो मुझे लगता है क्रांति होगी। आपको क्या लग रहा है यहाँ क्रांति का मतलब क्या है? यहाँ क्रांति का मतलब है कि एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से यही अपेक्षा कर रहा है कि जहां पे सामाजिक मर्यादाएं, समाज की ये जो जकड़न है, ये जो ऑर्थोडॉक्सी है, ये जो परंपरा है, ये जो रीति रिवाज है, जब तुम्हारी प्रगति में बाधक बने तो तुम इनको तोड़ो और तुम आगे बढ़ो। जो चीजें महिलाओं के लिए ऑर्थोडॉक्स मानी जाती हैं, तुम वो हर काम करो। तुम दूसरों के लिए उदाहरण बनो। सामाजिक मर्यादा के नाम पे तुम बेवकूफ मत बनो। तुम दूसरी स्त्रियों के लिए, दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनो। और यही वो गुण है जो मैं तुम में देखता हूं और इसीलिए मैं तुमसे प्यार करता हूं। तो यहाँ पे प्रेम जो है वो सौंदर्य से परे निकल गया है। यहाँ पर प्रेम, एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से जो अपेक्षा कर रहा है, वो अपेक्षा ये है कि मेरी प्रेमिका को सामाजिक परिवर्तन का जनक होना चाहिए। मेरी प्रेमिका वो होनी चाहिए जो समाज में बदलाव ला सके, दूसरों के लिए उदाहरण के रूप में स्थापित हो सके। कहीं दमन हो रहा है, कहीं शोषण हो रहा है, उसके खिलाफ खड़ी हो सके। अपने परिवार और समाज की सुरक्षा करते हुए अपने इंडिविजुअल मोरालिटी को, व्यक्तिगत नैतिकता को बनाए रखते हुए समाज को बेहतर बनाने में वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकती है, यही उसकी खूबसूरती है। तो देखो, इस कवि ने जो सोशल टैटूज हैं, ऑर्थोडॉक्सी हैं, उस पर कितनी गंभीरता से चोट की है। और ऐसा नहीं है, ऐसे बहुत सारे कवि हैं। जैसे एक नए कवि और साहित्यकार हैं जो मेरे मित्र भी हैं, जिनका नाम है अमित राजपूत। तो उनकी एक कविता मैं एक बार पढ़ रहा था, तो उनकी कविता में भी मुझे यही भाव नजर आया। यहाँ पे मुद्दा ये नहीं है कि अपनी कविता में सिगरेट पीती लड़कियां शीर्षक से ये कविता है, और आप इनकी पूरी कविता को amit.iamc.blogspot.com पे जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर मैं एक कविता के अंश का पाठ आपके सामने करूंगा। तो यहाँ पे कवि सिगरेट पीती हुई लड़कियों को, ऐसा नहीं है कि कवि सारी लड़कियों से अपेक्षा कर रहा है कि सारी लड़कियां सिगरेट पीनी शुरू कर दें। लेकिन हाँ, अमित राजपूत जब अपनी इस कविता को लिखते हैं, सिगरेट पीती लड़कियां, तो कहीं ना कहीं वो ये संदेश देने की कोशिश करते हैं कि समाज में ये जो टैबू है, समाज जो ये मानता है कि सिगरेट पीने से पुरुषों के लंग्स खराब होते हैं और स्त्रियों के कैरेक्टर, तो समाज इस दोहरे चरित्र को अपनाना छोड़ दें। सिगरेट पीने से अगर पुरुषों के लंग्स खराब होते हैं तो स्त्रियों के भी लंग्स खराब होते हैं। ये किसने तय कर दिया कि सिगरेट पीने वाली लड़कियां चरित्रहीन होती हैं, या उनके कैरेक्टर को किसने जज कर दिया? कैरेक्टर को किसने तय कर दिया? तो सिगरेट पीती हुई लड़कियां, मिनी स्कर्ट पहनती हुई लड़कियां, हंसती खिलखिलाती हुई लड़कियां, गाती हुई लड़कियां, अपने सपने को संजोती हुई लड़कियां, इस समाज को नो मीन्स नो कहने वाली लड़कियां, ना मतलब ना कहने वाली लड़कियां इस समाज को बुरी क्यों लगती हैं? अमित राजपूत की ये जो कुछ पंक्तियां हैं, ये पंक्तियां भी ठीक उसी भाव को दिखा रही है जिस भाव को इसके पहले के कवि विद्रोही जी ने दिखलाया है।
अमित राजपूत की पंक्तियां, कविता की पंक्तियां क्या है? पंक्तियां ये हैं कि इन सुंदरियों को जो और भी सुंदर नजर आती हैं, लगाते हुए आग मुहाने पर, सिगरेट जलाने की बात कर रहे हैं, हर बार लाइटर से उठती लौ बढ़ा जाती है नूर इनके चेहरे का, जो गर्वित आभा में डूब जाता है खींचते हुए पहला कश, हर बार नजर आता है नजरों में इनके किसी योद्धा सा अभिमान, मानो अंबुश लगा गई हो सर्तियां, इतना लुभाती हैं ये सिगरेट पीती हुई लड़कियां। तो यहां पे कवि का भाव सिगरेट पीना इस बात को प्रोत्साहित करना नहीं है, बल्कि कवि ये कहना चाहता है कि स्त्रियां और पुरुष और स्त्रियां, जो मेल और फीमेल, इसको लेके हमने एक परंपरागत जो खाका अपने दिमाग में तैयार कर लिया है कि पुरुष क्या कर सकता है, स्त्री क्या नहीं कर सकती है। हमें उस जो दोहरे भाव से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और मतलब ये आज के समय की बड़ी ही अनिवार्य ज़रूरत है। आज्ञाकारिता होनी चाहिए, आज्ञाकारिता को हम सिरे से तो खारिज नहीं कर सकते, लेकिन आज्ञाकारिता के साथ साथ हमें हमारे विवेक बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए परंपराओं से, धर्म से और सत्ता से प्रश्न पूछना भी आना चाहिए। तो ये जो कविताएं हैं, कविता दो दो कविताओं का मैंने जिक्र किया, इसमें सिर्फ प्रेम का बयान नहीं है। चाहे विद्रोही जी की कविता हो या अमित राजपूत की कविता हो, ये एक तरह से विरोध और परिवर्तन की उद्घोषणा है। जहां पर भी प्रेम क्रांति में बदल जाता है, वही प्रेम प्रेम की असली परिभाषा और प्रेम की असली पहचान है। अब इतनी सारी तमाम बातों के बावजूद मैं एक और आपके साथ विचार साझा करूंगा, जिससे कि हम इस बात को और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। अब्राहम लिंकन भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आप सभी इनके बारे में जानते हैं। तो अब्राहम लिंकन ने अपने पुत्र के शिक्षक को एक पत्र लिखा, मीन्स ही रोट अ लेटर टू हिज सन्स टीचर, अपने बेटे के टीचर को एक पत्र लिखा, जो बड़ी ही प्रेरणादायक रचना मानी जाती है। और उस पत्र के कुछ हिस्सों को मैंने यहाँ आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो इस हिस्से में अब्राहम लिंकन अपने बेटे के, अपने पुत्र टीचर से क्या एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, क्या अपेक्षा कर रहे हैं। अब्राहम लिंकन ये अपेक्षा कर रहे हैं टीचर से, मतलब टीचर से उनकी ये गुजारिश है, अपने बेटे के टीचर से गुजारिश है। वो ये कह रहे हैं कि उसे यह सिखाना कि हार को स्वीकार कैसे किया जाता है। आमतौर पे हम आज के जीवन में क्या देखते हैं कि हार से फ्रस्ट्रेट होकर, निराश होकर तमाम ऐसे बच्चे हैं जो अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। तो एक शिक्षक के रूप में शिक्षकों का भी ये दायित्व हो जाता है कि बच्चों को वो मोटिवेट करें कि हार को भी हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, स्वीकार करना सीखना चाहिए। अगर दुनिया में इस धरती पर रहने वाला हर आदमी जीतेगा तो हार का मतलब क्या है, और फिर जीत की भी परिभाषा क्या, कैसे तय होगी। तो हार और जीत तो जीवन के अलग अलग पहलू हैं। हमारा पूरा का पूरा जीवन ट्रांजिएंट है, हार जीत लगा रहता है। अगर आज असफलता है तो कल सफलता होगी, आज सफलता है तो कल असफलता होगी, जीवन में सुख है तो दुख भी होगा। ये सब मतलब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमें डरना बिल्कुल नहीं चाहिए इन चीज़ों से। तो अब्राहम लिंकन लिखते हैं कि मेरे बेटे को यह सिखाना कि हार को कैसे स्वीकार किया जाता है, उसे यह सिखाना कि ईर्ष्या से कैसे दूर रहा जाता है, उसे यह सिखाना कि भीड़ का अनुसरण ना करे, भीड़ का साथ तभी दे जब भीड़ क्या हो, सही हो। उसे यह सिखाना कि वह दूसरों की बात सुने, लेकिन हर बात को सत्य मानने से पहले, स्वीकार करने से पहले उसे परखना सीखे, छानना सीखे। उसे यह सिखाना कि हर आदमी को केवल उसके बाहरी आवरण से ही परखा नहीं जाता। यानी कि पेरेंटिंग इज द नीड ऑफ द टाइम, आज समय की जरूरत है। और हम बच्चों को तो एजुकेट करने पे इतना हमारा ध्यान है, बच्चों को सही स्कूल में पढ़ाएं, ठीक है, बच्चों को अच्छी कोचिंग में दाखिला दिला दें, बच्चों को एक अच्छे माहौल में रखें, लेकिन व्हाट अबाउट पेरेंट्स, माता पिता का क्या है? क्या आप इस मूल्य को स्वीकार करते हैं कि उम्र बढ़ने से व्यक्ति के संस्कार भी बढ़ जाते हैं? हर बुजुर्ग आदमी अनुभवी और बुद्धिमान ही होता है। क्या आप इस विचार को, ये कहीं ना कहीं आपके दिमाग में फिक्स होगी, रूढ़ होगी, कि अगर कोई बुजुर्ग है तो जीवन के अनुभव उसके साथ समाहित हैं, तो जो कह रहा होगा वो सही कह रहा होगा। मेरे भाई, मूर्ख व्यक्ति भी तो बूढ़े होते हैं।
तो उम्र का और संस्कार का संबंध, ठीक है, हमेशा अनुक्रमानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ये सही नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है, कम उम्र के व्यक्ति भी अधिक संस्कारवान होते हैं, अधिक उम्र के व्यक्ति भी कम संस्कारवान होते हैं और उनमें नैतिक मूल्य नहीं होते हैं। तो आज बड़े स्तर पर जागरूकता है इन सभी चीज़ों की। हाँ, हम ये स्वीकार करते हैं कि रील बनाने में भी बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं और ये लॉ रिलेटेड चैलेंजेस हैं और इनको हमें ओवरकम करना होगा, इस दिशा में काम करना होगा। यानी कि हर हमें स्वतंत्रता, मैंने कहा ना कि इसके लिए भी निर्मात्र भाव से पेरेंट्स को बच्चों को देखने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। और जहाँ तक ये पूरी घटना है कि राधिका यादव को उसके पिता ने क्यों मारा, तो एक जो कारण है कि समाज उंगलियां उठा रहा था, समाज लांछन लगा रहा था, समाज में मेरी प्रतिष्ठा को हनन हो रहा था, इसलिए मैंने मार दिया। हो सकता है कि समाज ने ऐसा कुछ नहीं किया हो, आप समाज के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं, या कोई और एंगल इन्वॉल्व हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई एंगल इन्वॉल्व हो, पॉसिबिलिटी तो है। दूसरी घटना जो मीडिया बार बार लफ्ज़ जिहाद से जोड़ने की कोशिश कर रही है, तो एक और बात मैं साफ और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि समाज में किस तरह के रील्स प्रमोट हो रहे हैं, किस तरह के वीडियोस प्रमोट हो रहे हैं। जैसे जिस विषय पे आज मैंने चर्चा की, काफ़ी लंबी चर्चा हो गई है, अगर आप यूट्यूब चैनल को खोलेंगे तो आपको 5 मिनट के, 7 मिनट के, 10 मिनट के, 12 मिनट के खूब सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिस पे इस घटना पे ही बात की गई है। इस घटना का जो नैतिक, दार्शनिक और सामाजिक विश्लेषण, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है, इस पे बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं। क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो इस विषय पे कोई क्यों नहीं बनाना चाहता? क्योंकि उनको पता है कि मैं वीडियो बनाऊंगा तो मुश्किल से 200-300 लोग देखेंगे, जैसा मेरी वीडियो पे होगा। इस पे व्यूज़ कितने आएंगे? 200-300, इससे ज़्यादा तो नहीं आएगा ना। लेकिन अगर इस घटना को बहुत ही सेंसिटिव बना के संवेदनशील तरीके से दिखाया जाए, लव जिहाद के एंगल पे मैं यहाँ आके गला फाड़ फाड़ के चिल्लाऊं कि क्या था राधिका का और इमामुल का कनेक्शन, तो उस वीडियो को देखने वाले लोगों की संख्या 50,000 60,000 हो जाएगी। तो व्यवसाय है, हर आदमी क्या करता है, अपनी टीआरपी बढ़ानी, अपनी लोकप्रियता बढ़ानी, इसीलिए तो वो है इंटरनेट पे और वो वीडियो बना रहा है। तो ऐसे वीडियो बनाता है जिससे कि उसकी लोकप्रियता बढ़े, उसे ज़्यादा व्यूज़ मिले, ज़्यादा लाइक्स मिले और उस चीज़ को वो कमर्शियली यूज़ कर सके। तो क्या हम हर चीज़ को कमर्शियल एंगल से देखें? नहीं। मुझे पता है कि इस तरह के वीडियोस लोकप्रिय नहीं होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इस तरह के वीडियोस को बनाना मैं अपनी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता हूँ, नैतिक जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व तो समझता हूँ कि अगर मेरे पास संसाधन है, मुझे इस डिजिटल और जो नई तकनीक है, अगर इसकी थोड़ी बहुत मुझे जानकारी हो गई और मेरे पास संसाधन है, तो इस तरह की बातों को आप लोगों के समक्ष रखना, ये भी मेरा क्या है, एक नैतिक दायित्व और कर्तव्य है। तो देखिए, व्यावसायिकता की अंधी दौड़ में हर आदमी शामिल होना चाहता है, हर आदमी लोकप्रिय बनना चाहता है। हाँ, ये मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं यूट्यूब पे हूँ या इंटरनेट पे हूँ तो इसका एक उद्देश्य तो स्वाभाविक सी बात है कि लोकप्रियता और अपने ब्रांड को प्रमोट करना होता है, इस बात से मैं इनकार नहीं करूँगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि उसके साथ साथ नैतिक दायित्वों का निर्वहन भी बहुत ज़रूरी है। और ख़ास तौर से ये जो मीडिया चैनल्स हैं आज के टाइम में, ये कंजर्वेटिज्म और ऑर्थोडॉक्सी को प्रमोट करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा है। तो अब आपकी क्या मजबूरियां हैं, व्यावसायिक मजबूरी है, मैं नहीं समझता। मतलब हो सकता है आप जॉब कर रहे हो और आपको भी वही आज्ञाकारिता और एक्सेसिव ओबीडियंस ऐसी चीज़ों को फॉलो करना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी आप अगर 80 से 90% व्यवसाय के हित, व्यवसाय के लिहाज से सोच रहे हो, तो कम से कम 10% तो आपको इस दिशा में काम करना चाहिए कि समाज में कैसे सही मुद्दों को आप आगे ले आ सकें। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। फिर अगली किसी वीडियो में किसी दूसरे सामाजिक विषय पे इसी तरह से हम काफ़ी गंभीरता से और ज़्यादा गहराई से चिंतन मनन करेंगे। और मेरी कोशिश होगी कि जब मैं ये एनालिसिस आपके साथ, डिस्कशन, परिचर्चा आपके साथ करता हूँ, तो इस परिचर्चा के माध्यम से मैं खुद भी इनलाइटन होता हूँ। देखो, कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। हम परफेक्शनिज्म क्या है, एक आइडियल है, हम उसको चेज कर रहे हैं। तो जब आप किसी को एनलाइटन करते हैं तो उस प्रोसेस में आप खुद भी एनलाइटन होते हैं। तो ये बात को आपको भी समझना होगा और आपको भी एक नागरिक के नैतिक कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में जहाँ भी
कोई ऐसा मुद्दा है जहाँ पर आपके बोलने से, आपके इंटरप्ट करने से कुछ बेहतर हो सकता है, तो आपको वो करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।